आप फौज में रहते हुए आपको व्यापार का आइडिया पंजाब से आई? राइस मिलों से। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, किसी भी काम की शुरुआत जीरो से होती है। जीरो से होते हैं। उन्होंने क्या प्लानिंग बताई? तो उन्होंने यही था भाई, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब तक कितने देशों की यात्राएं कर चुके होंगे आप? मैंने 20 देशों की यात्रा। राम राम सा, नमस्कार साथियों। आज जेवीपी मीडिया ग्रुप की इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच संवाद और पंचायती राज सशक्तिकरण के साथ सामाजिक सरोकारों पर चर्चा करने के लिए श्री मोहन जी भदाड़ा। मोहन जी, बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन। और मोहन जी भदाड़ा विश्व जाट आर्यन फाउंडेशन की राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। फुलेरा में श्री वीर तेजाजी किसान बालिका शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष हैं, पंचायत समिति सदस्य रहे हैं और सरपंच रहे हैं। तो सर, फुलेरा तहसील के श्री रामपुरा गांव से आपका सफ़र, जन्म, शिक्षा, फिर फौज, फिर वापसी, फिर बिजनेस, फिर सरपंचाई, फिर पंचायत समिति, एक लंबी यात्रा है। एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। कैसे गांव से ज़िंदगी शुरू हुई और वो दौर कैसा था और किस तरीके से आगे बढ़े? सबसे पहले तो मैं जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन साहब हरिराम जी किवाड़ा साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा ब्रॉडकास्ट का प्लेटफार्म यहाँ जयपुर के अंदर स्थापित किया है। तो ये एक भव्य है, मैं इसको देखकर गदगद हूँ और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर। साथ ही जब आपने पूछा है तो मैं बताऊँ कि मैं एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से जन्मा था और उसमें मेरे पिताजी अनपढ़ थे, पशुपालन का भी छोटा मोटा काम करते थे। उसके बाद उन्होंने हमारी ज़रूरत थी उनको कि वो हम पशुओं के साथ उनके साथ रहें, लेकिन उन्होंने किसी भी व्यक्ति की सीख ले करके या किसी व्यक्ति को देख करके हमें स्कूल भेजा। मैं सबसे बड़ा हूँ परिवार में, हम 7 बहन भाई हैं, 4 भाई 3 बहनें। तो सबसे बड़ा मैं था, तो मुझे शुरुआत कराई उन्होंने स्कूल की और मैं स्कूल में 10वीं तो नरेना तक पढ़ी जी, 11वीं जिसको हायर सेकेंडरी हाँ, बोलते उस समय 10+2 की जगह 11 होती थी। 11 11वीं सांबर पढ़ी, 15 किलोमीटर बाइसिकल से आना और बाइसिकल से जाना। उसके बाद में कॉलेज में भी एडमिशन, लेकिन मैं जब 10th क्लास में था उस वक्त मैं खेती में मेरे पिताजी की हाथ मदद बटाने लग गए थे। मेरे पिताजी की मदद करने लगे थे। मैंने बैलों के हल भी जोते हैं, कुआं भी सींचा है चड़स लाव से, और साथ साथ कोई भी काम हो, पशुपालन का भी, वह रेवड़ चराना, गाय भैंस चराना, वो भी मैंने जब भी छुट्टी आती थी उस वक्त उनका हाथ बटाया, मैं उनको सहयोग दिया। उसके बाद में मुझे मालूम था और सभी हम तैयार थे कि मैं सबसे बड़ा होने के नाते मुझे खेती करनी है, मेरे पिताजी के काम को ही मुझे मेरे हाथ में लेना है, बाकी भाई जो हैं वो और दूसरा कोई काम करेंगे। लेकिन मेरे सेकंड नंबर का भाई था मानाराम, 4 साल छोटा है वो मेरे से। उसने पढ़ाई छोड़ करके वो खेती के कि भाई मेरी इच्छा नहीं है पढ़ने की, मैं खेती में हाथ बटा लूँगा। खेती। तो मैं उस वक्त 5-6 साल मैंने लगातार काश्तकारी करी, लेकिन मैंने जो खेती करी उस वक्त, तो उसमें भी मैंने नवाचार की कोशिश करी। एक तो प्राकृतिक खेती जो आज अभी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, अभी तो ये जन आंदोलन बन गया साहब, जरूरत हो गई। जी, उस वक्त भी हमने कि ये शुरू किया था। हम कहीं पर भी ये पेस्टिसाइड, यूरिया वगैरह ये कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, चाहे हमें कम मिले, लेकिन हम प्राकृतिक खेती पे ध्यान देते थे। जो हमारे खेती से संबंधित जीवाणु, जो मित्र कीट थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ोतरी हो उनके बारे में हम काम करते थे, और बिजाई में, बीज में, उनमें सब में हम ध्यान रखते थे। दूसरों को भी जो मुझे पढ़ाई के 5 साल बाद तक आप खेती में हाथ बटाते रहे। जी, फिर फौज का सफ़र बाद में शुरू हुआ। फौज का सफ़र बाद में हुआ, क्योंकि जब छोटा सा किसान परिवार था तो हम 2 जने, एक ही परिवार से 2 जने उसमें, मतलब वो काम करने में ये था कि भाई एक जना ही कर सकता है उस काम को। तो मैंने छोटे भाई को कहा कोई नहीं, तेरी इच्छा है तो तू खेती का काम कर, मैं और कुछ देखता हूँ। तो एक कई बार अच्छी आदत भी आपको मौका देती है।
तो मुझे अखबार पढ़ने की आदत थी। जी। तो मैं अखबार में वैकेंसी देखा, सीमा सुरक्षा बल की जोधपुर में वैकेंसी भर्ती थी। तो सीमा सुरक्षा बल का नाम आते ही मेरे मन में देश सेवा के प्रति भी जज्बा था, और मैंने ये कहा अगर सीमा की सुरक्षा का मौका मुझे मिलेगा तो ये मेरा सौभाग्य है। तनख्वाह तो जो भी है वो मिलेगी, लेकिन राष्ट्र सेवा का मौका मिलेगा। वो मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो मैंने वहाँ से ही, गांव से नहीं, मैं फुलेरा में वहाँ सुताई कर रहा था ट्रैक्टर की से कढ़ाई की। वहाँ से मैं सीधा जोधपुर गया, और वहाँ पे मैंने पहले जब भर्तियाँ होती थी तो ये जो लीकेज विकेज का है ना, पेपर लीक वाला, वो लफड़ा नहीं था वहाँ। सीधा फिजिकल फिटनेस वहाँ पे पहले भर्ती थी। सबसे पहले फिजिकल फिट, उसके बाद में रिटर्न, उसके बाद में मेरिट, नहीं वो मेडिकल और मेरिट, बस ये सीधा। तो 3 दिन में ये प्रोग्राम वहाँ रहा जोधपुर में। और रिटर्न भी मतलब पेपर साथ के साथ ही बनते थे, तो कोई लीक जैसी बात ही नहीं थी। सवाल ही नहीं था, हाथों हाथ होते थे। तो उस वक्त ही मुझे ये बोला गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कॉल लेटर घर आ जाएगा। तो मैं वापस आ गया और वापस वही काम पे लग गया। मुझे ये भी था भाई, हो सकता है कई बार। कौन सा साल था सर? वो था 88, 1988 की बात है। 1988 की। जी। तो मैं वापस आके मैं खेती के काम में लग गया। उसके बाद में दीपावली का टाइम था, और मैं ये भी एक मौका था। दीपावली का टाइम था, मैं घर से भाई कटिंग बनवाने के लिए 6 किलोमीटर नरेना पड़ता है, तो वहाँ मैं जाना चाह रहा था। तो एक पोस्ट मास्टर हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस में आता था, तो मैं कुदरती बाइसिकल से जा रहे थे? नहीं, बाइसिकल से उसको बैठा करके ले जाना चाह रहा था। अच्छा भाई मैं इसके साथ लिफ्ट लेकर के ओके। और मैं नरेना चले जाऊं गांव से, और कटिंग बनवा करके पैदल ही वापस आ जाऊंगा। तो मैं जैसे ही उनके पास गया तो वहाँ पे उनको मैंने पूछा, भाई आप नरेना चलोगे? कि आप 10 मिनट बैठो, मैं चलता हूँ। इतने में टेबल के ऊपर एक बीएसएफ की मोहर लगा हुआ लेटर मुझे दिखा। तो वो तो जानते नहीं थे, लेकिन मैं जब जोधपुर गया ना, तो उसका बीएसएफ का लोगो था ऊँट का। तो समझ गया आपकी भाई। तो लोगो लगा हुआ वो जो अंतर्देशीय पत्र था, हाँ। तो मैं समझ गया ये तो है तो बीएसएफ का। तो उसमें उठा करके मैंने देखा ये किसका लेटर है, तो उसमें नाम लिखा हुआ था मोहनलाल, मेरे पिताजी का नाम, लेकिन उसमें वाया नरेला हरियाणा लिख दिया, और वो केवल पिन कोड से आ गया। अच्छा पिन कोड नंबर तो सही थे, लेकिन वाया नरेला हरियाणा अच्छा। वो लिखा गया उस पर। तो उससे मैंने उनको कहा पोस्ट मास्टर जी को कि ये तो मेरा लेटर है कि यार आप कब बीएसएफ में, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है बीएसएफ का, क्योंकि सब मुझे किसान मानते थे। हाँ, और मैं वैसे खेती करता था। आप चुपचाप चले आए, परीक्षा दिया ही आगे। हाँ, मैं खेती करता था। तो मैंने कहा ये तो मेरा है। तो उन्होंने बोला मैं तो आज इसको वापस भेजने वाला था, अभी रिटर्न में 4 दिन हो गए इसको यहाँ आए हुए। अच्छा। यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए। तो फिर मैंने तुरंत उनको वो लेकर के साइन करके मैं लेटर मेरे हाथ में ले लिया। और जब मैंने खोला तो उस दिन 18 तारीख थी, और वो बोले भाई 22 तारीख को ज्वाइन करना आपको जोधपुर दहिसर रेंज में। तो मैंने उसी वक्त भाई अब कटिंग में मैस कटिंग, आर्मी की कटिंग जो ट्रेनिंग में होती है ना, वही करवाऊंगा, क्यों फालतू यहाँ पैसे खर्च करें। तो फिर अब तो आर्मी वाली कटिंग कराएंगे। सीधा घर गया, घर जा करके गांव में सबको बताया भाई मैं तो 22 तारीख को जा रहा हूँ, मैं नौकरी लग गई। तो नौकरी लग गई। सबको आश्चर्य हुआ। गांव में पहला व्यक्ति मैं था जिसकी सरकारी नौकरी लगी, जिसकी सरकारी फौज में नौकरी लगी। तो फिर मैं 22 तारीख जोधपुर चले गए। मैंने तो फौज की आपकी नौकरी जोधपुर से शुरू हुई? जोधपुर मैंने अच्छी ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के बाद में कुछ हमें 2-1 महीने कमांडो की ट्रेनिंग भी हमें दी गई। और हमारा सौभाग्य था कि उस वक्त हम पंजाब में जो ब्लैक थंडर थर्ड था, आतंकवाद था, तो उसको समाप्त करने के लिए वहाँ केपीएस गिल और जेएफ रेबेरो लगे हुए थे, तो हमारी यूनिट को वहाँ भेजा। तो उस वक्त सबसे बड़ा शौक हमारे जो उस्ताद थे उनको हुआ, क्योंकि हम तो सब ट्रेनिंग जो भी सिखलाई थी वो बहुत ही एक्सीलेंट
हमने सीखी और एक्सीलेंट ही हमने रिजल्ट दिया, तो हमें तो कोई डर था नहीं। तो हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने बड़ी वो मायूसी से, जब हमारी विदाई पार्टी हुई तो बड़ी मायूसी से उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा हमें दुख है कि आप पंजाब में जा रहे हो और बहुत ख़तरनाक ड्यूटी है, आईएएस ड्यूटी है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी। वहाँ रोज़ाना काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है। तो हमने उनको कहा, एक ही जवाब दिया, आपकी ट्रेनिंग में कमी नहीं रही, हमारी सिखलाई में कमी नहीं रही, हमारे पास दुश्मन को मारने के लिए भी साधन होंगे और दुश्मन से बचने के लिए भी हमारे पास संसाधन होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त रहो। तो हमने हमारे जितने भी जो इंस्ट्रक्टर थे उनको धीरज बनाया और फिर हम जैसे ही गए तो पंजाब की ड्यूटी इसलिए मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि वहाँ हार्ड वर्किंग का हमें मौका मिला। 18 घंटे ड्यूटी थी, वहाँ टेररिस्ट कभी भी इनकाउंटर हो जाता था और तकरीबन रोज़ाना ही होता था, क्योंकि एक मिशन था पंजाब में आतंकवाद को ख़त्म करने का। तो बीएसएफ सीआरपी की टुकड़ियाँ थी, वहाँ पर हमने 3.5 साल वहाँ हमने सेवाएं दी। हमारे साथियों की किसी की भी कैजुअल्टी नहीं हुई, ये बहुत सुरक्षित सब सुरक्षित रहे। और हमें उस वक्त 92 में जब 6 दिसंबर का अयोध्या वाला था तो उसमें भी हमें जाने का एक बार मौका मिला वहाँ पर भी। हाँ, क्योंकि हम सब आईएएस ड्यूटी के लिए तैयार थे। हमने 91 में बिहार में इलेक्शन भी करवाने के लिए, जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, आप बिहार भी ड्यूटी करके आए? बिहार भी ड्यूटी करके आया उस वक्त भी, क्योंकि वहाँ का भी माहौल बड़ा अजीब था। लेकिन ये सभी ड्यूटियों और सभी जगह हमें बहुत अच्छी सिखलाई मिली। और वहाँ पर जो पंजाब में जो टेररिस्ट थ्रेडिंग देते थे राइस मिलों के मालिक को, तो उनसे भी हमें रूबरू होने का, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी थी। तो जब राइस मिलों के मालिक से हम जब मिले तो बातचीत जैसे आप हमें कर रहे हो, जिज्ञासु हो, वैसे ही वो भी जिज्ञासु थे तो हम भी जिज्ञासु थे। तो मुझे वहाँ से फिर थोड़ा बिजनेस का आइडिया आया राइस मिलों से, क्योंकि हमने ये कहा ये आपका इतना बड़ा ये फैक्ट्री है, ये आपने ऐसे ही बनाई थी क्या? नहीं, उन्होंने बोला सब जीरो से काम शुरू होता है, किसी भी व्यापार का काम जीरो से। आप फौज में रहते हुए आपको व्यापार का आइडिया पंजाब से आई, चावल मिलों से, राइस मिलों से जी। और एक बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, किसी भी काम की शुरुआत जीरो से होती है। जीरो से होती है, सही। और फिर मेहनत से प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत जीरो से। उन्होंने क्या प्लानिंग बताई? तो उन्होंने यही था भाई, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी सबसे। और ये तो हमने हमारे किताबों में भी जो अकाउंटेंसी थी या हमारे जीन्स में भी है, उनमें भी है, और हमारे वैसे व्यवहार में भी है। और मैं इसके बारे में भी, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक वाक्यांश। तो उसके बाद में 92 में विधानसभा के चुनाव हो गए, पंजाब में शांति हो गई और हमें बांग्लादेश बॉर्डर भेज दिया गया। तो वहाँ पर अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बाढ़ लगाई जाए या और, तो वहाँ की खुली बॉर्डर थी उस समय। और उस वक्त मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज था, तो आवाजाही बिल्कुल ओपन थी। तो वहाँ पे जाके हमने बहुत रोक लगाई और रोक लगाने के बाद में वहाँ के लोगों को पसंद नहीं था, तो कई बार हमें रोज़ाना ट्रांसफ़र की जो दंश थे वो हमारे डिपार्टमेंटली झेलने पड़े। फिर हमने ये सोचा कि हमने जो काम करना था, जो उग्रवादियों के खिलाफ में, आतंक के खिलाफ में, वो काम हमारी पूर्ति हो गई, मिशन पूरा हो गया। अब हम वॉलेंटरी रिजाइन दे करके बिजनेस शुरू करेंगे। फिर हमने 92 में भाई, एक राष्ट्र सेवा का बड़ा प्रकल्प भी आपने पूरा कर लिया और फिर बिजनेस लाइन में आ गया। फिर बिजनेस लाइन में, और बिजनेस में भी ये था 93 में मैं आया, फिर 1 साल हमने सर्चिंग करी जी। उसके बाद में पुष्कर में हमारे एक गांव के एक दूसरा साथी था, वो कैमल सफारी करता था वहाँ पे। तो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, अगर आप बिज़नेस के इच्छुक हो तो आप यहाँ आ जाओ, हम साथ में बिज़नेस करते हैं। तो हमने 1 साल साथ में बिज़नेस किया, लेकिन बिज़नेस में जो कमिटमेंट अगर किसी के भी लूज़ हो जाते हैं तो फिर वो साथ नहीं चलता है। तो हमने 96 में 1 साल बाद में हमने हमारा बिज़नेस अलग अलग कर लिया।
उसके बाद में सबसे पहले मुझे ये आया कि मुझे एक्सपोर्ट करना, और एक्सपोर्ट में भी जो फॉरेन करेंसी आएगी वो भी देश हित के काम आएगी। तो मैंने 97 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस के लिए अप्लाई करी जी। और कपड़े का बिजनेस शुरुआत की। तो कपड़े के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, कैसे कपड़ा बनता है, कैसे छपाई होती है, कैसे रंगाई होती है, कैसे सिलाई होती है, कैसे इसकी डिज़ाइनिंग होती है। लेकिन मैं ये थी जिज्ञासा और कर लेंगे और हमें ये भी उम्मीद थी कि बिजनेस ही कुछ परिवर्तन कर सकता है और बिजनेस से ही आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और बिजनेस से हम हमारे आने वाली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को हम उनको अच्छी शिक्षा दिलवा पाएंगे। तो इसलिए हमने बिजनेस में वही बताए हुए हॉनेस्टी से काम किया। और 97 के बाद में 2001 में जब हमारा थोड़ा बहुत जब बिजनेस चलने लगा और पहला शिपमेंट मैंने बहुत ही छोटा सा 50,000 रुपये का एक्सपोर्ट से शुरुआत करी मैंने। और उसके बाद में डिज़ाइनिंग के बारे में, इनके बारे में, सब के बारे में जानकारी जुटाई। साथ साथ मेरे 2 छोटे भाई जो दूसरे नंबर का था, उससे तीसरा और चौथा, उनको पढ़ाई का था। तो उनको जीसीए में, वहाँ अजमेर जीसीए से उनको, भाई आप यहीं पढ़ो और यहीं काम पार्ट टाइम में यहाँ और इधर पढ़ाई भी कर लो। इधर पढ़ाई भी। तो आपसे छोटे मानाराम जी और फिर मांगीलाल जी और फिर गणेश जी। हाँ, ऐसे। तो उन दोनों को वहाँ पे मेरे साथ में मैंने उनसे पढ़ाई भी करवाई और मेरे साथ में वो काम भी करने लगे। तो उन्होंने ग्रेजुएशन करके और फिर इस काम को पूरे को वो संभालने के लायक हो गए थे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बूस्टअप किया व्यापार में। और हमारा जो व्यापार था वो नाम से चलने लगा। क्योंकि किस नाम से फर्म आपकी? हमारी फर्म एक तो नेचुरल वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड जो प्रोप्राइटरशिप है। और हमारी 2 फर्में और हैं, पुष्कर गणेश कॉटन प्राइवेट लिमिटेड और एक है फूड प्रोफेशन राजस्थानी थीम। तो आपने जैसे शुरुआत की तो वो किस ब्रांड के साथ या किस नाम? नेचुरल वर्ल्ड के साथ। नेचुरल वर्ल्ड। तो ये नाम नेचुरल वर्ल्ड कैसे आया? प्राकृतिक संसार, क्योंकि हमने ये नेचुरल कलरों से, जैसे हम नेचुरल कपड़ा जो था कॉटन, हम कॉटन में ही काम करते हैं, तो नेचुरल है ही कॉटन। और उसके साथ साथ उसकी रंगाई छपाई भी नेचुरल डाइज और नेचुरल कलरों से हुई। इसलिए आपने नेचुरल। तो हमने ये देखा भाई हमें इस संसार में हमें कहीं पर भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं करना है, किसी को कोई क्षति नहीं पहुँचे, रंग से पोल्यूशन उसका भी, हवा में, रंग में, पानी में, कहीं पर भी कोई पोल्यूशन, बैड पोल्यूशन ना हो। इस तरह से हमने हमारे काम की शुरुआत करी। और उसमें खासकर बगरू प्रिंट, हैंड ब्लॉक प्रिंट और सांगानेर की यहाँ की स्क्रीन प्रिंट, इनसे हमने शुरुआत करी। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट बनाया। उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट बनाया और हमारे माल की डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त चलने लगी। अच्छा, आपने जब एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया तो आपको कई देशों की यात्राएं करने का भी अवसर मिला? मुझे यात्रा वैसे नहीं था कि भाई मैं एक यात्री बन के यात्रा करूं, लेकिन मेरी ये जिज्ञासा थी कि वहाँ पर इस बिज़नेस को या इस व्यापार को कैसे किया जाता है, कैसे लोग बाग पसंद करते हैं, उनका आइडिया क्या है, किस तरह की क्वालिटी वो चाहते हैं, किस तरह से हम मेंटेन करें। तो इस तरह से मैं सन 2001 में मैं पहली बार यूरोप गया। मैंने 3 महीने 10 देशों की यात्रा की, यूरोपियन कंट्रीज़ की। और मैं उस वक्त ही जाता था जब यहाँ तो छुट्टियाँ होती थी, यहाँ ऑफ रहता था, और वहाँ पर यहाँ मानसून टाइम में जाता था। और वहाँ पे समर वैकेशन प्लस मार्केट, जो समर मार्केट थे वो चरम पे रहते थे। तो जुलाई अगस्त में, मेनली जुलाई अगस्त में वहाँ पर ये समर मार्केट और समर वैकेशन रहती है। तो इस तरह से मैं हर साल लगातार। आपने बिजनेस टूर फिक्स कर लिया? सन 2016 तक, 1 से लेकर के 16 तक मैंने सभी देशों की यात्रा उस ऑफ सीज़न में, यहाँ का ऑफ सीज़न और वहाँ का सीज़न। बिल्कुल। तो उसके साथ कितने देशों की यात्राएं कर चुके होंगे आप?
मैंने 20 देशों की यात्रा की, 20 देश। बहुत बढ़िया। तो उन यात्राओं का क्या अनुभव है, किस तरीके से इंडिया का बिजनेस और वहाँ का ट्रेंड कैसा है? देखो, इंडिया में और वहाँ ये फ़र्क है कि वहाँ जो क्वालिटी, हम जिससे भी क्वालिटी की बात करते हैं और क्वालिटी, जिस क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं वही क्वालिटी हम उनको देते हैं। कमिटमेंट और क्वालिटी में। कमिटमेंट, क्वालिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी और पंक्चुअलिटी, ये 3 शब्द हैं। और हॉनेस्टी तो खैर है ही। तो क्वालिटी, नंबर 1 तो क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी, जिस भी क्वांटिटी की वो अगर डिमांड करते हैं तो उसकी पूर्ति, और पंक्चुअलिटी, समय की बहुत बड़ी पाबंदी है। वहाँ समय से ही बाज़ार खुलता है, समय से बंद होता है, और सीजन भी होता है। समर के कपड़े कभी भी सर्दियों में नहीं बिकते वहाँ। वहाँ जैसा जो ऋतु होती है, उसी के अनुसार कपड़ों जैसा का मार्केट मौसम होता है, वहाँ वो बिकते हैं, और उनका टाइमिंग फिक्स होता है जी। हर तरह से। तो उन चीज़ों को आपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया तो उससे आप अच्छे तरीके से डेवलप हुए। हाँ, उनको देख करके हमने यहाँ ये व्यवस्थाएं बैठाई, तो हमारा अच्छा डेवलपमेंट हुआ। और अभी आपका पुष्कर और जयपुर दोनों जगह सेटअप है। दोनों जगह व्यापार है, और हम जॉइंट परिवार में रहते हैं। मोहन जी, आपके जो फैमिली बॉन्डिंग है, जॉइंट फैमिली है, किस तरीके से परिवार को एकजुट रखना, क्योंकि आप बड़े हो तो जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो किस तरीके से मैनेजमेंट रहता है कि परिवार की बॉन्डिंग मजबूती से बन रही? सबसे पहला तो ये है कि भाई सभी को अच्छी शिक्षा दिलवाई जाए। तो अगर शिक्षित हैं तो एक दूसरे को समझ पाएँ। नंबर 2, हमारे में कोई दुर्व्यसन नहीं है, नशे पते का हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ा सहायक है हमारी जॉइंट फैमिली को एकजुट रखने का। नंबर 3, हम सभी एक दूसरे को इक्वल मानते हैं। कोई भी बड़ा छोटा ये नहीं कि भाई मैं सबसे बड़ा हूँ तो मेरा ईगो चलेगा, ये नहीं। सबकी भावनाओं का सम्मान। सबकी भावनाओं का आपस में तालमेल और सम्मान। और कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी हमारे पारिवारिक मेंबर के साथ दुर्भावना से या कहीं पर भी किसी से भी सख्ताई से कहीं पर भी कोई बात नहीं होती। बात नहीं होती। एक जिम्मेदारी से और प्रेम सद्भाव से। प्रेम सद्भाव ये से, परिवार की ताकत है। ये सबसे बड़ी ये ताकत है। अच्छा, फिर सर आपका एक पब्लिक लाइफ शुरू हुई जिसमें आपकी सरपंच चुनाव आया। कौन से सन की बात है? 2010 की। 2010 में आपने सरपंच का चुनाव लड़ा। जी। तो वो किस तरीके से सफ़र शुरू हुआ, नौकरी, बिजनेस से फिर इधर राजनीति में? देखिए, हम जो पहले गांव में, मेरा तो इसमें पहले रुचि नहीं थी, लेकिन जब गांव में सरपंचों के चुनाव होते थे, उस वक्त जो सरपंच के उम्मीदवार होते थे वो हमारे पास आते कि भाई हमारी मदद करो, तो हम उनकी मदद करते थे। 2010 से पहले? 2010 से पहले, क्योंकि आप कैपेबल थे। मदद इस तरह से नहीं, मदद वोटों से भी मदद करते थे। हाँ, वोटों से, तन मन धन से, वोट सपोर्ट दोनों। हाँ, सबसे। लेकिन जब मदद करवाते थे उनकी, तो जो वोट देने वाले थे वो हमारे से एक प्रॉमिस करते थे कि हमारा कोई काम हो तो आप करवाना, आप करवाओ। तो हम उनसे वादा करते थे, बिल्कुल भाई कराएंगे, अपना आदमी है। हाँ। तो जैसे ही वोट निकल जाते वो सरपंच बन जाते, उसके बाद में उन लोगों को कोई भी काम पड़ता तो वो जो सरपंच थे वो कई तरह की उनसे मांग करते, और बदल जाते थे उनके तेवर बदल जाते थे, उनके तौर तरीके बदल जाते थे। तो जब वो हमारे पास फरियाद लेके आते और हम उनसे बात करते तो वो हमारे से भी ट्यून से बदल के बात करते और ये कहते आप समझते नहीं हो, आपको राजनीति का ज्ञान नहीं है, ये हमें कहीं पंजा देंगे, ये हमें कहीं वो कर देंगे, है ना। ऐसी ऐसी बातें होने लगी। हाँ, ऐसे बरगलाने वाली बातें हमें करते। तो वो जो जिनसे हम वादा करते थे तो हमें बहुत कुंठित होना पड़ता था कि हमने इस सही व्यक्ति है, इससे वादा किया था भाई आप इनको सपोर्ट करोगे, कोई भी काम होगा तो आपकी मदद होगी, वाजिब मदद होगी।
लेकिन मदद की बजाय कई बार तो कई लोगों को तो केस सरपंचों की तरफ से, उनकी तरफ से केस एफआईआर भी मतलब झेलनी पड़ती थी। यानी कि वो तो रड़क निकालने जैसा हो गया। हाँ हाँ। तो चलिए, इस फिर तरह से आपके मन में आया कि अपने को चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह से मेरे परिवार ने फिर जैसे जैसे है ना, पारिवारिक लोगों को भी वो कंप्लेंट ये जाने लगी ना, तो मेरे परिवार के सब लोगों ने इकट्ठे होकर ये कहा कि अगर आपको जनसेवा करनी है तो आप फ्री हो, आप जनसेवा करो, लेकिन ये हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। और वो लोग रिश्वतबाजी में भी ज़्यादा थे, कई तरह के काम थे उनके। तो फिर मैंने ये मानस बनाया और 2010 में मैंने चुनाव लड़ा, और वो चुनाव पंचायत राज जब से शुरू हुआ तब से लेकर के सबसे रिकॉर्ड वोटों से मैं मेरी पंचायत में मुझे जीत। कितने वोटों से चुनाव जीते आप पहले? 760। और कुल वोट कितने थे? कुल तो 4300 थे, लेकिन हमारे कैंडिडेट थे 5, हमेशा 5, 6, 4 इस तरह के आपको कितने कैंडिडेट वोट हुए। मिले? मेरे को 1290 वोट। अच्छा, तो सामने वाले तो 500 में सिमट गए। हाँ, सामने वालों तो सारों की जमानत जब्त हुई, एक को छोड़ करके। अच्छा अच्छा, चलिए, एक भारी बहुमत से आपको जनता ने जी जिताया। जी जी। तो 2010 से 15 का जो कार्यकाल था, उसकी क्या अचीवमेंट्स है मोहन जी आपकी? उनकी सबसे पहले अचीवमेंट तो ये थी कि मैंने मेरे गांव ग्राम पंचायत के 5 गांवों में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया। 5 गांव कौन कौन से आपकी पंचायत के? हमारे गांव के 5 गांव थे: मोरूदा, सुलावता, श्री रामपुरा, मंडपी और सिरोही। अच्छा, और आपकी ग्राम पंचायत का नाम? श्री रामपुरा सर, आप वाला गांव आपका पंचायत हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर था। अच्छा, तो आपने तो मैंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे दिया। प्रशासन दिया। कुछ डेवलपमेंट के काम? हमारे 10 रुपये में जमाबंदी मिलती थी उस वक्त। और उस वक्त ये दौर था ज़मीनों का, तो इनमें बूम आ गया था। तो कई दलाल कई घूमते थे, कई किसानों को कई परेशानियाँ होती थी, लेकिन मेरी पंचायत में किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुझे कोई पेशकश कर ले और मेरे को अपने फेवर में कर ले। आप निष्पक्ष और न्यायप्रिय रहे। निष्पक्ष और न्यायप्रिय, नंबर 1 बात। नंबर 2, मेरे 5 गाँव में मेरे कार्यकाल में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी मैंने। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और वो इसलिए कि विवाद तो कुछ हो जाते, जैसे शुरू के 6 महीने नहीं, शुरू से 6 महीने, लगभग 6 महीने तो मुझे बहुत परेशानी हुई उनको समझाने में, इनमें। लेकिन पहले विवाद करके फिर आते थे मेरे पास, और जब बाद में ऐसा हुआ कि कोई भी विवाद दिखता उनको तो पहले आ जाते, तो उसका निपटारा हो जाता। न्याय प्रिय संवाद से, मुलाकात से, मध्य मार्ग से उनका निपटारा हो जाता। तो 5 साल तक किसी तरह के विवाद का मुकदमा थाने तक नहीं पहुंचा? नहीं हुआ। और थाने वाले ने कहा, यार सरपंच साहब आपका तो कोई मुकदमा नहीं आता। नहीं, और वो भी खुश थे। दूसरी बात, तहसील, वहाँ जो भी बैंक्स वगैरह थे, केसीसी वगैरह, इनमें है ना, किसी भी तरह का, मेरी पंचायत के बाहर भी जा कर के, क्योंकि मैं जयपुर सरपंच संघ का अध्यक्ष भी था। तो हाँ, तो मुझे जहाँ पर भी पूरे ज़िले में जहाँ पर भी कोई काम हो तो मैं उनका निष्पक्ष और बिना किसी लेन देन के काम करवाता था जी। तो एक ये मेरे मन में बहुत ही ये सुकून रहा कि मैं बिना सेवा भाव से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से। तीसरा, मैंने डेवलपमेंट को लेकर आपके क्या अचीवमेंट्स है? जैसे सड़क है, लाइट्स है। मैंने उस वक्त सांवरलाल जी जाट साहब थे, पीएचडी मंत्री जी। तो उन्होंने मुझे तकरीबन, मतलब जहाँ पर भी मैंने मांग करी भाई हेडपम्प चाहिए जी, तो वहाँ हेडपम्प दिया उन्होंने, और जहाँ पे ट्यूबवेल की ज़रूरत थी वहाँ ट्यूबवेल दिया। तो मैंने एक स्वच्छ पानी की और सौगात उन सब गाँव को दी। साथ में ही एक कंटीजेंसी में एक 2.5 करोड़ रुपए की एक स्कीम बनवाई जो वहाँ के स्तर पर ही, लोकल स्तर पर ही, तो उसका भी पेयजल की अच्छी व्यवस्था करी। उसके बाद में मैंने सब गाँवों के अंदर सीसी सड़कें बनवाई स्वच्छता के हिसाब से, और उस वक्त स्वच्छता अभियान मैंने चलाया। हमारी सड़कों पे झाड़ू निकलता था, गांव की सड़कों पे, ये 13 की बात है। और उसमें रोड लाइटें भी सब गाँव में मैंने लगवाई, पूरी पंचायत में। और सबसे ज़ोरदार जो बात हुई
कि मैं जब विदेश यात्रा भी मैं करता था तो उस अनुभव से, वहाँ के गांव भी देखता था, तो उस अनुभव से मुझे बड़ा फील होता था कि टॉयलेट नहीं है हमारे 5 गांव में, मुश्किल से तो कोई 2-3 टॉयलेट थे और सब बाहर जाते थे, बहुत ही गंदगी और रास्ते और वो थे। तो मैंने 2014 के जनवरी में एक साथ 1800 टॉयलेट बनवाए 1.5 महीने में, पूरी पंचायत में। पूरी की पूरी पंचायत में। और जब एक प्रशासनिक सहयोग रहा, हमारे सीईओ थे जितेंद्र जी सोनी, जो हमारे सीएम साहब के सेक्रेटरी हैं, वो सीईओ थे जयपुर जिला परिषद के। तो उन्होंने मुझे कहा कि सरपंच साहब आप ओडीएफ बना सकते हो, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी का मिशन तो मई के बाद में शुरुआत हुई, 2014 की मई के बाद में। लेकिन उन्होंने मुझे कहा, और मैं भी इसमें प्रेरित होकर के, और मैंने 1.5 महीने में कर तो जयपुर जिले की पहली ऑडियो पंचायत आपने बनाई। पहली ओडीएफ। और उसमें एक दूसरा अचीवमेंट जब ये हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आई सर्वे करने, तो वहाँ पर हमारे क्लस्टर को 3 पंचायत, 2 और जोड़ दी मेरे पास में थी, उनको स्मार्ट विलेज में चयनित किया। गुड। मतलब वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा हमारे गाँव को, हमारी तीनों पंचायतों को स्मार्ट विलेज में, वो हमारी कार्यशैली देख करके उन लोगों ने, भाई यहाँ के लोग बाग बहुत ही, यहाँ के जनप्रतिनिधि वगैरह अच्छा काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश फिर आगे जब सत्ता परिवर्तन हुई तो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो हमारे विलेज भी आज स्मार्ट विलेज हमारा जो बनाया था और आगे बढ़ता। और बहुत। चलिए, फिर 2010 से 15 तक आपने सरपंचाई कर ली, उसके बाद में फिर आप पंचायत समिति सदस्य के तौर पर आए। फिर मुझे पंचायत समिति सदस्य, क्योंकि सरपंचाई में जो बाद में जो रोटेशन सिस्टम है, तो उसमें लेडीज़ का था, पढ़ी लिखी लेडीज़ का, तो वहाँ तो था नहीं। लेकिन मुझे फिर पंचायत समिति में हमारी पार्टी वालों ने रिक्वेस्ट करी, भाई पंचायत समिति का आप टिकट लो, और पंचायत समिति में मैंने जीत दर्ज करी। दो पंचायत समिति लगती है। दो पंचायत समिति, अभी समर हो गई, लेकिन पहले दो लगती थी। पंचायत समिति में भी क्योंकि आपको सरपंचाई का प्लस विदेश यात्रा का सारा अनुभव था, तो पंचायत समिति की बैठकों में भी आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए होंगे, कुछ विशेष नवाचार किए होंगे। हाँ, नहीं, उनमें हमेशा मतलब साफ सफाई पे, इन पे, ये जो जितने भी जो डिपार्टमेंटली काम होते हैं ना, उनके बारे में भी, भाई किसी को जानकारी नहीं थी, किसी सरपंच भाई को या पंचायत समिति सदस्य को, तो हमने भी पहली बार, जैसे पंचायत समिति का सदस्य केवल प्रधानी का वोट दे करके फ्री हो जाता था, लेकिन हमने हमारे उस कोटे से हमने सड़कें भी बनाई, हमने पेयजल की व्यवस्था भी करवाई, और साथ साथ कहीं पर भी ये नहीं समझा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब जनप्रतिनिधि होने, भाई जनप्रतिनिधि, और आपके हक और अधिकार का सदुपयोग करते हुए जनहित के काम भी किए। बिल्कुल। और हमेशा किसानों के लिए एक मन में पीड़ा थी, क्योंकि किसान परिवार में जन्मे हैं, तो किसानों के लिए जो भी राजस्थान सरकार की या केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम है, अगर उनके भविष्य को संवारने के लिए आती थी, तो उनके लिए हम अच्छा काम। आपने जयपुर डेयरी यानी जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ के डायरेक्टर के तौर पर भी आप चुने गए, चेयरमैन का भी आपने चुनाव लड़ा, वो एपिसोड या वो अनुभव कैसा है? देखो, पहले कृषि था, मेरे दिल में कृषि की बात थी, और उस वक्त हमारे गांव में कहावत थी कि दूध बेचो चाहे पूत बेचो, बराबर मानते थे। लेकिन समय की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ वर्षों से, लगभग 20 साल पहले से, जिस घर में अगर पशुपालन, खेती के साथ पशुपालन नहीं है, वो दूध की बिक्री नहीं करता है, चाहे 2 किलो, 2 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, जितना भी हो, अगर वो देता नहीं है रोजाना का, तो उसका घर खर्चा चलना बहुत मुश्किल है। यानी डेली इनकम, डेयरियों ने एक रूटीन खर्च को मेंटेन किया, डेली के खर्च को, आप जैसे बता रहे हो, डेली के खर्च को मेंटेन किया दूध ने, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बन गई। और उसके बाद में, क्योंकि मैं जब यूरोप की यात्रा में था, तो वहाँ जो दूध की इकोनॉमिक है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, वहाँ की इकोनॉमी की दूध पर आधारित सबसे ज़्यादा उनका जो रेवेन्यू है वो दूध से मिलता है। तो वहाँ पे हमने देखी, तो वहाँ पे जो संकलन केंद्र है, दूध खरीद केंद्र,
वहाँ पर ही इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि सारा प्रोडक्ट प्योर वहाँ उसको तैयार करके और वो वहाँ से ही बेचते हैं लोकल सप्लाई के लिए तो, और उसके बाद में वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं बेस्ट क्वालिटी को। तो मेरे मन में ये आया कि क्यों नहीं हम इस जो दूध की डेयरी है इसमें जो अभी चल रहा है उसको नवाचार करके और इसको आगे बढ़ाएं और बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल शुद्धता से, बिल्कुल एक ट्रेडमार्क की तरह, ज़बरदस्त ट्रेडमार्क की तरह, क्योंकि व्यापारिक एक्सपोर्ट का और इसका व्यापारिक अनुभव होने के बाद में, और कई बार हमारे जो दूध के थे राइडर लगा दिया करते थे। जब भी दूध ज़्यादा होता था तो यहाँ से डेयरी से इनसे एक आदेश निकलता कि नहीं नहीं हम इतना ही दूध लेंगे, तो फिर वो दूध है ना बहुत ही रूरल, मतलब उसका कोई अच्छा उपयोग नहीं था, वो बहुत ही कम दामों में लोग औने पौने दामों में उनको बेचना पड़ता था। तो मेरे मन में यह आया कि क्यों नहीं हम इसमें भी, अगर हमारी जानकारी है और हमारी इच्छा है तो मैंने इसमें भी, और लोगों को भय से मुक्त बनाने के लिए और अपनी बात को अच्छी तरह से कहने के लिए, साथ ही बड़े ही सौहार्द और प्रेम से, मतलब उनको कोई ब्लैकमेलिंग का रास्ता नहीं दिखा करके, उनको कोई मिलावटी रास्ता नहीं दिखा करके, और उनको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा हुई और काफ़ी हद तक मुझे आज संतुष्टि है। उस मिशन में सफल हुए। उस मिशन में सफल हुए। तो आपने और 5 साल तक ये जयपुर डेयरी जयपुर डायरेक्टर का चुनाव लड़ा। मैंने जयपुर डेयरी डायरेक्टर ने चेयरमैन के लिए मेरे पैनल ने चुनाव लड़ा। कुछ ही वोटों से, कुछ ही से, क्यों पहली बार था, कुछ ही वोटों से मेरा पैनल रह गया और मैं जीत हासिल नहीं कर सका। लेकिन हमने, हमारे सारे पैनल ने और हमने मजबूती से लोगों की जो अच्छी बातें थी, जो उनको डेवलप करने की और उनमें विश्वास जगाने की, तो उन लोगों के साथ हमने काम किया। और मैं तो बहुत ही, ये जो कोरोना में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, जो सेक्रेटरी थे दूध का संकलन करने में इनमें, तो कोरोना योद्धा की उपाधि दिलाने के लिए। और इनके साथ साथ मेरा एक मिशन ये भी है कि दूध के लिए जितने भी जो हमारे सचिव भाई काम करते हैं, उन सचिवों का बहुत ही इमरजेंसी 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम तो इमरजेंसी ड्यूटी रहती है उनकी। उनके सब अति आवश्यक काम काज को छोड़ करके वो लोग इसका दूध का जो संकलन केंद्र है या अपनी बीएमसी है वहाँ पे वो कार्य करते हैं, और वो स्वयं करते हैं ज़्यादातर। तो उन लोग वो अभी तक भी परमानेंट नहीं है, जबकि इसी तरह की व्यवस्थाएं हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति में है। वहाँ के व्यवस्थापक परमानेंट हो गए, उनकी सेवा नियमों के तहत सरकार ने परमानेंट कर दिया, लेकिन इनको अभी वो दर्जा नहीं मिला। तो इनके लिए भी पूरा दर्जा दिलाने के लिए भी आप प्रयासरत हो। पूरा प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा, ये डेयरी वाला हो गया। हाँ, और दूध की समय समय पर दूध की रेटें, भाई शुद्ध दूध अगर अपने को मिल रहा है और कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे शुद्ध दूध के दाम, वाजिब दाम हमें मिलने चाहिए। तो इसके लिए भी मैं समय समय पर संघर्ष करता रहता हूँ। और मेरी एक इच्छा है कि उसमें भी एमएसपी हो, जैसे अनाज में एमएसपी है खरीद की, तो उसमें भी 10 रुपये फैट के कम से कम एमएसपी हो। 60 रुपये से कोई भी दूध नीचा नहीं बिके, ऐसी मेरी। जी अच्छा, इसी तरीके से सर, अब दूध वाली बात के बाद में जैसे आपकी पब्लिक लाइफ हो गई, पॉलिटिकली लाइफ हो गई, बिजनेस हो गया, उसके बाद में सामाजिक जीवन में फुलेरा तहसील क्षेत्र का श्री वीर तेजाजी बालिका शिक्षण संस्थान यानी वीर तेजाजी बालिका हॉस्टल जो बना है फुलेरा में, उसकी बनने की क्या मोटिवेशनल कहानी है, किस तरीके से वो डेवलप हुआ? देखो, वैसे तो 2009 के अंदर एक मीटिंग थी जिसमें हम दूदू में, उस वक्त हम दूदू में आते थे, दूदू पंचायत समिति हुआ करती थी हमारी, और फुलेरा विधानसभा और फुलेरा तहसील के लोगों ने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में मुझे सर्वसम्मति ने निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया 2009 में। उसके बाद में उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि हम धर्मशाला बनाते हैं। तो देखो, धर्मशाला में भी हमारी सबसे पहले डिग्गी की धर्मशाला, एक ऐतिहासिक कार्य किया हमारे समाज के लोगों ने।
उसकी प्रेरणा से हमारे जाट विश्राम स्थली पुष्कर में बने। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया और उन लोगों को हमेशा, अच्छा काम करने वालों को हमेशा समाज ने धन्यवाद दिया। तो जब जाट समाज के लिए मुझे जब अध्यक्ष बनाया तो मेरे मन में भी ये आई कि मैं भी कोई अच्छा काम करूं, जी उससे समाज को या मेरे साथी भाई हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि गुड कंपटीशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हाँ, स्वस्थ। तो फिर 2009 में अध्यक्ष बनने के तो बाद में निर्णय हुआ। अध्यक्ष के बाद में निर्णय हुआ। फिर कई साल तो हम ज़मीन के लिए इंतज़ार करते रहे। फिर एक भाई ने वहाँ पे आधा बीघा ज़मीन डोनेट करी, फिर उससे मैंने आधा बीघा खरीद करके 1 बीघा करी उसको। और उसके बाद में हमने समाज के जितने भी लोग थे उनसे जो भी सामाजिक फंक्शन वगैरह, जैसे लोगों को, हमारे बच्चों को, इनको प्रोत्साहन करने के लिए वहाँ प्रोग्राम किए। और एक सबसे बढ़िया ताजुब, आप आश्चर्य करोगे कि वहाँ से हम समाज के पास कहीं पर भी किसी के घर नहीं गए, समाज के लोगों ने खुद आकर के वहाँ पे हमें बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। तत्कालीन एसडीएम आपके अरविंद कुमार जी सेंगवा है, उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हॉस्टल के निर्माण में रहा। हाँ, वो भी जब ड्यूटी कर रहे थे वहाँ सामर एसडीएम थे, तो उस वक्त जब हमारे से जुड़े तो हमने कहा कि भाई ठीक है, आपके पास भी समाज के ही ज़्यादा काम है, हमारे समाज, किसान समाज के ही, क्योंकि उनके पास भी कुटुंबी फैसले बहुत सारे अटके हुए थे। तो हम लोगों ने उसके साथ साथ उनको भी साथ मिला करके कि भाई आप है ना, ये जो जितने भी कुटुंबी झगड़े हैं इनको भी आप, इनका भी निपटारा करो, लोगों को इन चीज़ों के लिए मोटिवेट भी करो। तो इससे हमारा जुड़ाव बढ़ता गया और उन्होंने हमेशा भाई शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। और भाई ठीक है, आप बच्चों के लिए तो हो सकता है कहीं पर भी आपको दूर भी भेज सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन बच्चियों के लिए खासकर यहाँ नज़दीक में अगर कोई स्थान बन जाएगा तो उसमें आप कई तरह की गतिविधियाँ यहाँ चला सकते हो। कितना मंजिल का हॉस्टल, कितने बजट का, कितना बड़ा है वो? 6 मंजिल का है। आज तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त 3.25 करोड़ के आसपास उसमें लगे। उसका 1-2 बार उद्घाटन भी हो गया, लेकिन अभी भी वो रनिंग में नहीं आ रहा, क्या कारण है? उसका ये है, हम ये चाहते हैं उसमें कि अभी पिछली 8 तारीख को हमने लाइब्रेरी तो शुरू कर दी। अच्छा, उसमें लाइब्रेरी शुरू कर दी। 100 सीटों की अच्छा, बेसमेंट में? बेसमेंट में। और उसके साथ में हम फुलेरा के अंदर हमने जो सर्च किया कोचिंग के लिए, तो 2-3 लेक्चरर एलन के, गुरु कृपा के, वहाँ पे उन्होंने सेवाएं दी थी। वो अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट थे अनुभवी लोग हैं। उनके लिए, तो उन लोगों से भी हमारी बातचीत चल रही है। हम जल्दी उसमें किसी बड़े इंस्टीट्यूट को भी टाई अप के रूप में दे दें ताकि मेंटेन भी होता रहेगा, हाँ, मतलब ऐसा, और एजुकेशन भी मिलती रहेगी। और उसकी बिल्कुल वेल अप टू डेट है भवन में, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि भाई हमें शुरुआत करने की, वहाँ पर भी हमारे जो कार्यकारिणी कमेटी के लोग हैं वो, उन्होंने भी ये बीड़ा पक्का उठाया कि नहीं साहब, कैसे भी हो हम देख रेख करेंगे। और कहीं से भी ये सामाजिक बात हो गई। जी। कभी एमएलए एमपी बनने का ख्वाब भी पाला, प्रयास किया, लेकिन राजयोग नहीं बैठा। अब राजयोग तो ये है, बात तो सही है कि भाई यह प्रयास तो सारे ही किए थे। हमारे को भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो फुलेरा में भी हमने टिकट की मांग करी थी, लेकिन पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसकी मदद करी हमने। फिर हमने वहाँ पर अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भी, क्योंकि दूदू विधानसभा क्षेत्र भी अजमेर लोकसभा में पड़ता है, और पुष्कर से हम 95 से रह रहे हैं, तो 2 विधानसभा क्षेत्र, दोनों से अटैचमेंट है। अटैचमेंट वो तो जैसे हर व्यक्ति को जानते थे, तो वो था। लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो कोई नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे। अच्छा, जीवन में सब चीज़ें सब लोगों को नहीं मिल सकती, ऐसा अनुभव है? प्रयास करते रहें तो सब कुछ मिल सकता है। बिल्कुल। जीवन की सफलताओं के अनुभव को एक सेंटेंस में क्या कहेंगे? मैं जीवन की सफलता यही मानता हूँ कि इंसानियत से, ईमानदारी से अपने जितने भी काम है वो करते जाओ, सफलता ज़रूर मिलेगी। चले सर, बहुत सारा धन्यवाद।
सब तरह की बातें हुई, कुछ रह गई वो और नए एपिसोड में करेंगे। और आपसे बहुत सारा अनुभव जान के हम भी मोटिवेट हुए, और वास्तव में इंसानियत और ईमानदारी का जो संदेश आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं तो आपको कुछ और कहना चाहो तो कहो। नहीं, मैं तो आपको इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों की जो जो उनके साथ में, जो उनके वास्तविक जीवन में जो भी उन्होंने किया है उसके बारे में आप लोगों को बताते हो। इससे वास्तव में ही गुड कंपटीशन वाला गुड कंपटीशन करता है, और इससे आप सही मानो कि आपने ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा आप समाज को दे रहे हो। तो जो इसमें ग्रहण करना चाहिए वो कर लेगा। और मैं पुनः फिर कई बातें हैं, व्यापार से भी संबंधित बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। हाँ, और उनमें भी बहुत सारे ऐसे वो आए, लेकिन कभी भी जीवन में हार नहीं मानी और हार नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ी बात। चलिए सर, बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू सर। राम राम साहब।